हाय फ्रेंड्स। डायबिटीज़ के इस तीसरे वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्यों और कैसे डेवलप होती है, डायबिटीज़ की पैथोजेनेसिस कैसे होती है। और बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पैथोजेनिक मैकेनिज्म्स, तो कभी भी सारे पेशेंट डायबिटीज़ के एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उस मरीज़ को इस दवा से फ़ायदा हुआ तो हम भी वही दवा ले लें, कि डॉक्टर ही आपको देख के आपके लिए दवा बता पाएगा। और अब हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं ये सब टाइप 2 डायबिटीज़ की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वही ज़्यादातर समाज में होती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें उसकी बात करेंगे। और तो डायबिटीज़ में जो पैथोजेनिक मैकेनिज्म्स हैं जो कि मतलब ऑपरेट करती हैं, तो पहली चीज़ है कि इंसुलिन कम बनती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, ये पैंक्रियाज में होते हैं। और पैंक्रियाज में एक्चुअली ये पूरे पैंक्रियाज में जगह जगह बिखरे हुए, तो उनको आइलेट्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जिनमें 4 तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। तो उसमें बीटा सेल्स जो है ये इंसुलिन बनाते हैं। और ये बीटा सेल डिफेक्ट पैदाइशी होता है। और अगर के बीटा सेल्स डिफेक्टिव नहीं है और बीटा सेल्स कितना भी इंसुलिन बना सकते हैं, तो फिर उस पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज नहीं हो सकती। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बीटा सेल डिफेक्ट इज मैंडेटरी। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब जो भी इंसुलिन बन रही है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं, वो उस इंसुलिन के एक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ग्रे स्केल की तरीके से है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और किसी के अंदर नहीं है। तो किसी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है और किसी के अंदर ज़्यादा है, तो ऐसा कहा जा सकता है। और जब ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है तो नेचुरली ये फिर डायबिटीज को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा, बॉडी की एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म होती है कि इस प्रॉब्लम से बॉडी कैसे डील करेगी। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वो सिग्नलिंग सब पहुंच जाती है कि शुगर बढ़ गई है। और शुगर जब बढ़ जाती है तो पेंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने लगता है। तो शुरुआत में बहुत सालों तक इन लोग की इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होती है। सो इंसुलिन सिक्रीशन कॉजेज हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। लेकिन ये हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन देन दे कैन क्रिएट देयर ओन प्रॉब्लम्स। फिर ये तो हार्ट डिजीज भी कर सकता है। और लेडीज में ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी कर सकता है। और ये मोटापे को फिर परपिचुएट करता है। मतलब ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है कि मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मोटापा उसकी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। और फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन होते हैं। और वो हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन फिर और मोटापा करते हैं। देन इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तीसरी चीज होती है कि इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है। तो जैसे कि हमने रात में खाना खाया, तो रात में 8 बजे तक खाना अगर खा लिया, तो उसके बाद सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे 8 बजे या 9 बजे। तो ये 12 से 13 घंटे की फास्टिंग होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। तो जो खाना हम खाते हैं वो अमूमन 2.5 घंटे में या 3 घंटे में पूरा का पूरा मेटाबोलाइज हो जाता है। उसको जहाँ पहुँचना होता है वो अपने अपने कंपार्टमेंट में सारी चीज़ें चली जाती हैं। और फिर शुगर की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है? वो लिवर से पूरी होती है। तो लिवर जो है वो स्टोर हाउस है, उसमें शुगर स्टोर्ड रहती है इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो वो ग्लाइकोजन फिर वो टूटता है, वो ग्लूकोज में टूटता है और फिर उसको लिवर रिलीज करता है। तो अगर ये जरूरत से ज्यादा रिलीज करने लगे तो वो भी डायबिटीज का एक कारण बन सकता है। और एक कारण होता है डिक्रीज इंक्रेटिन एक्शन। इंटेस्टाइन में हमारे कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिनको इंक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। तो दो हार्मोन्स जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है उसमें। एक को कहते हैं GLP-1 और एक को बोलते हैं GIP। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या काम करते हैं कि ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और ग्लूकोज डिपेंडेंट ग्लूकागॉन सिक्रीशन को कम करते हैं। तो तो incretin play a very huge role as a signal for the pancreas to increase the secretion of insulin and decrease the secretion of anti-insulin hormone
ग्लूकागॉन, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मैंने बताया कि 4 तरीके की सेल टाइप्स होती हैं। तो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। तो ग्लूकागॉन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में जब लिवर से शुगर रिलीज होती है, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है, वो ग्लूकागॉन का एक्शन है। तो ग्लूकागॉन अगर शुगर किसी वजह से लो जा रही है, तो लो जाती हुई शुगर को बचा लेता है इंसान को बेहोशी से, क्योंकि ग्लूकागॉन उसको रोक लेता है। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को एलिवेट कर देता है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का जो एक्शन है वो एक सी सॉ टाइप का एक्शन होता है। व्हेन इंसुलिन एक्शन गोज अप after eating a meal, then glucagon secretion goes down. And when glucagon secretion goes up in a fasting state, then insulin secretion goes down. ये सीसॉ टाइप से इनका रिदम चलती रहती है पूरे 24 घंटे तक। लेकिन अगर खाना खाने के बाद जो ग्लूकागॉन सप्रेस हो जाना चाहिए, वो नहीं सप्रेस हो, तो वो भी डायबिटीज का एक कारण बन सकता है। तो वो एक नेक्स्ट कारण है डायबिटीज का, हायर एंड नॉन सप्रेसिबल लेवल्स ऑफ ग्लूकागॉन। तो ये जो दोनों अफेक्ट्स हैं ग्लूकागॉन के सप्रेशन का और इंसुलिन के ऑगमेंटेशन का, मतलब खाना खाने के बाद इंसुलिन बढ़ जानी चाहिए और ग्लूकागॉन सप्रेस हो जाना चाहिए, ये इंक्रिटिन के थ्रू मीडिएट होते हैं। और जैसे मैं बताया, 2 इंक्रिटिन होते हैं, GLP-1 और GIP। तो डायबिटिक्स में इन इंक्रिटिन्स की भी डेफिशिएंसी होती है और ये भी एक कारण होता है उनकी बीमारी का। एक और कारण होता है, वो होता है फ्री फैटी एसिड लेवल्स, जो कि मोटे लोगों में उनके फैट सेल से रिलीज होते रहते हैं। और इसमें जो इंट्राएब्डोमिनल फैट होता है और जो विसरल फैट कहलाता है, उसमें उससे ज़्यादा रिलीज होते हैं और ये बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं। तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ अब देखने में आ रही है। और मैंने अभी रिसेंटली, मेरा लेक्चर था तो हमने कुछ लिटरेचर पढ़ा था, तो उसमें ओबेसिटी पे सिंपोजियम था, तो वहाँ पे हमको ओबेसिटी के बारे में बोलना था। तो आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है और अमेरिका की स्टडी थी है, तो वहाँ पर बच्चे वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं और टीवी देखते हैं और गैजेट्स पे अपना सब काम करते रहते हैं। और सारी सोसाइटी उनकी वैसे ही वो सब चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स और ये सब खाते रहते हैं, तो मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया। तो उनमें जो फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं एंड दे डेवलप टाइप 1 डायबिटीज। सो अब एक नई चीज देखने में आ रही है कि बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, तो क्लासिकली तो वो होती थी जिसमें बच्चा बहुत दुबला होता था और जब डायबिटीज होती थी उसका वजन और कम हो जाता था। लेकिन अब ये मोटे बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, ये फ्री फैटी एसिड का की वजह से जो डैमेज होता है। और एडल्ट्स में भी ये डैमेज हो सकता है अगर मोटापा होता है। एक और कारण होता है कि किडनीज में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है तो किडनीज जो है ग्लूकोज को, जब शुगर बढ़ती है ब्लड में, तो वो ग्लूकोज किडनी से एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, वो निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो किडनी उसको रीअब्जॉर्ब कर लें तो फिर वो भी डायबिटीज का एक कारण बन जाता है। और ब्रेन में कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर डिफेक्ट्स होते हैं और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सेट पॉइंट्स ऑल्टर होते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम आपको बताएं कि मेटाबॉलिज्म में लॉजिक नहीं चलता और ब्रेन अपने सेट पॉइंट्स पे काम करता है। तो एक आदमी है वो जो 2 रोटी खाता है वो मोटा हो जाता है, और दूसरा आदमी है जो 4 रोटी खाता है वो दुबला बना रहता है। हमारे कई कोलीग्स हैं जो बहुत दुबले हैं, उनसे पूछते हैं तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम दुबले बने हुए हो, तो कहते हैं हम कुछ नहीं करते, हमें बस हमारा वेट नहीं बढ़ता है। तो ब्रेन के सेट पॉइंट्स होते हैं कि वो किसको क्या चीज़ वो नॉर्मल समझ रहा है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो अगर किसी का वजन ज़्यादा है और वो वजन कम करने की कोशिश करता है, तो ब्रेन उसको ब्लॉक करता है। वो न्यूरो ट्रांसमीटर ऑल्टरेशन होता है जो आपके एफर्ट्स को ब्लॉक करेगा, इसलिए वजन कम करना आसान नहीं होता है। और ये 8 कारण हैं। और अमेरिका का एक साइंटिस्ट है डिफ्रॉन्जो, जिसने इन 8 चीज़ों को डिस्क्राइब करा था, तो उसने उसको द ऑमिनस ऑक्टेट करके डिस्क्राइब किया। तो ये फैक्टर्स होते हैं, किसी इंसान के अंदर कोई फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी इंसान के अंदर कोई फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी के हिसाब से कोशिश की जाती है कि दवाइयाँ चूज़ की जाएँ
और कोई ऐसी दवाई नहीं होती जो सारे डिफेक्ट्स को ब्लॉक कर दे और सारे डिफेक्ट्स को ठीक कर दे, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन इज ऑलवेज बेटर देन अ सिंगल मेडिसिन. So we will stop here and catch up in the next video.